का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। गांव के चारों ओर फैले बगीचे इसकी शान थे। मई का महीना था जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। रमेश इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। रमेश के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा थी। सुबह होते ही वह अपने 12 साल के बेटे छोटू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। छोटू को आमों से उतना ही प्यार था जितना रमेश को। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। अरे छोटू जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। रमेश को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सोचते वह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, सुशीला, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल देखे हैं, काले काले, जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हो। अरे तुम भी ना हर साल यही कहते हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन रमेश का मन नहीं माना। वह जानता था कि आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। अमराई कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे। लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया रामलाल था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान। रामलाल का मानना था कि गांव की खुशहाली आम के बगीचों में बसती है। वह अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता, देखो, ये आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थीं, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियां गांव के हर बच्चे को रट थीं। अम्मा कहती थीं, जब मैं छोटी थी तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था, सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव ने हार नहीं मानी, मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। छोटू को अम्मा की कहानियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, अम्मा तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा, तूफान बुरा नहीं होता, वह तो प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक दिन दोपहर में रमेश अपने बगीचे में था जब आसमान में बादल घिरने लगे। हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। रमेश ने छोटू को आवाज दी, छोटू घर चल, लगता है बारिश आने वाली है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। रामलाल ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो, और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। रमेश का मन बेचैन था। उसने सुशीला से कहा, मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए। रमेश, जान से बढ़कर कुछ नहीं, रहने दे। लेकिन रमेश नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की। उसने कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहें। लेकिन वह जानता था कि यह सब तूफान के सामने नाकाफी है। वापस घर लौटते वक्त उसने अम्मा को देखा, जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। अम्मा ने उसे देखकर कहा, रमेश, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया। लेकिन अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं।
रात 9 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया हो। पेड़ झुक रहे थे, टहनियां टूट रही थीं और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं देता था। रमेश अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। छोटू डर के मारे सुशीला के बगल में सो गया। सुशीला बुदबुदा रही थी, हे भगवान सब ठीक कर देना। रमेश का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना, यह सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार, सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके थे। रामलाल अपने घर की छत पर चढ़कर यह देखने की कोशिश कर रहा था कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उसे भी नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। अम्मा अपने झोपड़े में बैठी थीं और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही हो। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो छोटू को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। रमेश सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियां, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आईं। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थीं और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। रमेश वहीं बैठ गया। सुशीला और छोटू भी पीछे पीछे आए। छोटू ने अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन रमेश का मन टूट चुका था। उसने सोचा, यह तो मेरी जिंदगी का सवाल है, बगीचा गया तो सब कुछ गया। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। रामलाल ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो, यह मुसीबत हम सबकी है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी जिसका नाम था माया। माया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद गांवों में मदद करने का काम करती थी। उसके साथ 2 और लोग थे जो शहर से आए थे। माया ने रामलाल से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वह रमेश के पास पहुंची। रमेश उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था, उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। माया ने उससे कहा, रमेश जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटी? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है, और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल है। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। माया की बात में दम था। रमेश को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सुशीला से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। माया ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बीनने लगीं। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बीनता, कोई उन्हें धोता, तो कोई मसाले तैयार करता। रमेश ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। सुशीला और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगीं। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए।
डिब्बों की जरूरत पड़ी तो रामलाल ने पास के कस्बे से इंतजाम किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थीं और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। रमेश को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आईं। उसने माया से कहा, बेटी, तुमने मेरा घर बचा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। रामलाल ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए ताकि सामान को स्टोर किया जा सके। माया ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। रमेश का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। छोटू अब स्कूल जाने के बाद सीधे अचार बनाने में मदद करने लगता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा। तूफान आएगा तो हम डरेंगे नहीं। माया ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए, जैसे पेड़ों को मजबूत करने के लिए खंभों का इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। उसकी विदाई के दिन गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। रमेश ने उसे एक डिब्बा अचार देते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए। जब भी खाओगी अमराई को याद करना। रमेश अब अपने बगीचे में खड़ा होकर मुस्कुराता था। वह छोटू से कहता, बेटा, जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी है। कभी टहनियां टूटती हैं, कभी फल बिखर जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करो तो हर मौसम में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार वीडियो है, सब्सक्राइब करें प्लीज। शीतल नगर नाम का एक छोटा सा गांव था। ठंडी का मौसम धीरे धीरे खत्म हुआ और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। इस गांव में विक्रम सिंघानिया नाम का एक अमीर आदमी अपने बेटे आदित्य के साथ एक कोठी में रहता था। गर्मी का समय आ गया था। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था। वहीं सुमन बाई नाम की एक औरत विक्रम सिंघानिया के यहाँ पर काम किया करती थी। एक दिन की बात है, सुमन बाई फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे सुमन बाई, ये क्या कर रही हो? साहब, गर्मी बहुत है, मेरी बेटी को प्यास लगी है, तो मैं फ्रिज से पानी निकाल रही थी ताकि थोड़ा सा पानी अपनी बेटी को दे दूं। मैंने क्या तुम्हारा फ्रिज का ठेका ले रखा है? और हाँ, मैंने ये फ्रिज तुम्हारी बेटी के लिए नहीं खरीदा। जाओ, तुम्हें इस फ्रिज से पानी नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर तुमने ज्यादा चालाकी दिखाई तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तभी आदित्य की आवाज आई, सुमन बाई, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी छोटे मालिक, अभी लेकर आती हूँ। सुमन बाई ने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ला कर दी। आदित्य ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। छोटे मालिक, आपने ये कोल्ड ड्रिंक क्यों छोड़ दी? पूरी पी लीजिए। ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो गई है, अब इसको पीना बेकार है। फ्रिज में से बर्फ लाओ और दूसरी फ्रेश और ठंडी कोल्ड ड्रिंक लाकर मुझे दो। तुम तो जानती हो कि मुझे पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। पर छोटे मालिक, इसका क्या करना है? एक काम कर, इसे तू अपनी बेटी को ले जाकर दे दे। जब सुमन बाई ने वो कोल्ड ड्रिंक अपनी बेटी पूजा को दी तो वो बहुत खुश हुई। माँ, आप यहाँ कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए लाई हो? हाँ बेटी, तू पी ले। मैं यहाँ कोल्ड ड्रिंक तेरे लिए लाई हूँ। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। एक दिन सुमन बाई अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई। अरे तुम अकेली कम थी क्या, जो इसको भी साथ लेकर आ गई? साहब, आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सोचा इसको भी लेकर आऊं। इसको भी अच्छा लगेगा। आप तो जानते हैं, हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है। क्या तेरी बेटी के लिए अनाथाश्रम खुला है? तुम लोग इसलिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हो ताकि ऐसी का मजा ले सको।
विक्रम सिंघानिया ने सुमन बाई को गरीब कहकर अपमानित किया। उधर आदित्य टीवी पर कार्टून देख रहा था। आदित्य बेटा, जरा इधर आना। क्या हुआ पापा, आप ही आ जाओ, मुझसे नहीं आया जाएगा। ऐसी के बिना बहुत गर्मी लग रही है। आदित्य, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विक्रम सिंघानिया ने अपने बेटे आदित्य से कहा कि वह गरीबों के साथ न बैठे। बेटा, तुम इन गरीबों से हो सके तो दूर ही रहो। अगर इनसे बात करने लगोगे तो ये सर पर बैठ जाएंगे और सोच भी इन गरीबों की तरह हो जाएगी। इसलिए बेटा, जितना हो सके तुम इन लोगों से दूर ही रहना, समझे? तो फिर मैं क्या करूं पिताजी? जब मैं टीवी देखता हूं तो पूजा भी आकर बैठ जाती है और मैं उसे भगा नहीं पाता। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? विक्रम सिंघानिया ने आदित्य को फिर समझाया। बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घर में ऐसी का मजा लेते हैं। जब ये सुमन बाई की बेटी पूजा आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है। तुम ऐसी में बैठते हो और ये भी ऐसी का मजा लेती है। इनको सैलरी भी दो और ऐसी की हवा भी दो, ये तो गलत होगा ना? आदित्य ने अपने पिता की बात मान ली। अब जब भी पूजा आती वह ऐसी बंद कर देता, जिसके कारण पूजा को बहुत गर्मी लगती। जब उसके घर जाने का समय आता तो बाहर तेज धूप होती। माँ, आज तो बहुत तेज धूप है, मुझसे तो धूप की वजह से चला भी नहीं जा रहा। माँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं ना घर। बेटी, थोड़ी दूर बस और चलेंगे, जाकर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसी के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। उधर आदित्य को अपने दोस्त के घर जाना था। वह अपनी ऐसी गाड़ी में चला गया। गर्मी का तो उसे एहसास तक नहीं हुआ। जब सुमन बाई घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक आइसक्रीम वाला मिला। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम बहुत बेकार चीज होती है, तू घर चल, मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू बनाकर देती हूँ। जब सुमन बाई घर पहुंची तो पूजा को ठंडे ठंडे पानी में सत्तू बनाकर दे दिया, जिसे पीकर पूजा को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। वहीं जब आदित्य को प्यास लगती तो वह कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता। एक दिन विक्रम सिंघानिया अपने बेटे आदित्य के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से उनका एसी भी नहीं चल रहा था। वो लोग प्यास से बहुत परेशान होने लगे। पापा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और गर्मी भी बहुत तेज लग रही है। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से सुमन बाई निकल रही थी। उसने विक्रम सिंघानिया की गाड़ी को देखा तो उनके पास पहुंची। छोटे मालिक, यहाँ से बस 15 कदम की दूरी पर मेरा घर है। धूप बहुत तेज है, जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती तब तक आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे, तुम छोटे लोग हो। पापा, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा इस तेज धूप में। अगर आपको खड़े होने का शौक है तो खड़े रहिए, मैं तो सुमन बाई के घर चलता हूँ। तभी आदित्य सुमन बाई के घर चला जाता है। फिर सुमन बाई उसे ठंडाई लकर देती है। अरे, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट ठंडाई है। इस ठंडाई का क्या नाम है? ये तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से बहुत ही अच्छी लगी मुझे। इस ठंडाई का नाम है सत्तू। सुमन बाई और आदित्य बात कर ही रहे थे कि तभी उनका ड्राइवर वहां आ गया और आदित्य को घर चलने के लिए कहा। कुछ दिन बाद आदित्य के पेट में अचानक दर्द उठा। वह डॉक्टर के पास गया। क्या हुआ है डॉक्टर साहब?
मेरे बेटे को उसके पेट में अचानक दर्द कैसे उठ गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब से इसको फ्रिज की कोई भी चीज नहीं देनी है, पर हल्की ठंडी चीजें देनी है बिना फ्रिज के। विक्रम सिंघानिया अपने बेटे को लेकर घर आया और परेशान होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में न रखा हो। जब सुमन बाई को इस बात का पता चला तो वह रोज आदित्य के घर सत्तू बनाकर लाने लगी। एक दिन विक्रम सिंघानिया ने उसे देख लिया। सुमन बाई, क्या खिला रही है मेरे बेटे को? साहब, ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस। साहब, छोटे मालिक जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे उनका स्वास्थ्य उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये घास फूस तुम लोग खाओ, मैं अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। विक्रम सिंघानिया ने आदित्य को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ चलती रहीं। पर आदित्य को सुमन बाई का बनाया सत्तू ही पसंद आता था। वह उसे रोज पीता और ताजे फलों का रस भी पीता, जिससे वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। देखा, मैंने डॉक्टर से इलाज कराया तो आदित्य की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बात कर रहा था। नहीं पिताजी, मेरी तबीयत सुमन बाई की बनाई हुई सत्तू से ठीक हुई है। इसने मुझे रोज ताजे फलों का रस बनाकर दिया। मैंने तो दवाई खाई ही नहीं, सारी दवाइयां पेटी में ही पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीजें पसंद नहीं आती। मुझे तो अब घड़े का पानी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए? सुमन बाई ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आदित्य, शायद पापा आप भी एक बार ये सत्तू पीकर देखो ना। आप ये महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक भी ना छोड़ दोगे। ये मेरा अनुभव आपसे कहता है। आदित्य की बात सुनकर विक्रम सिंघानिया ने सत्तू पिया। बेटा, तू तो सच बोल रहा था। ये सत्तू तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। विक्रम सिंघानिया ने सुमन बाई से कहा, सुमन बाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी तुमने हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह समझा। बहन सुमन बाई, मुझे माफ कर दो। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपनी अमीरी में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी अपमान मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने दिया। फिर भी तुमने आदित्य की बीमारी में उसकी मदद की, उसे ठीक कर दिया। साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें ऐसी की हवा नहीं चाहिए। हम लोग तो होते ही हैं अमीरों की 2-4 बातें सुनने के लिए, और हम लोग तो सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए वही एसी है, और घड़े का पानी ही हमारे लिए फ्रिज का पानी है। सुमन बाई, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ गया कि अमीर दिल से बनता है और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज से तुम मेरे घर का एसी कितना भी उपयोग कर लो और कितना भी फ्रिज का पानी पी लो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, पूजा को तुम अपने साथ यहाँ पर ला सकती हो। मैं भी उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगा। अब से तुम भी हमारी फैमिली की तरह हो। मुझे माफ कर देना सुमन बहन। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।